वाह बेटी, तू इतनी अंधी हो गई कि जहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं वहाँ तो दूसरों के पेट भरने में लगी हुई है। माँ आप चुप हो जाइए। खाते समय किसी को नहीं टोकना चाहिए। कौन सा ये लोग रोज आते हैं। ये झूठ उससे बोल जिसे कुछ पता ना हो। मुझे सब पता है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माँ घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते हैं। आप अंदर तो आइए। मैं तो अंदर चली ही जाऊंगी। तू भिखारियों को खाना खिला और इन मेहमानों की क्या ही इज्जत करें जो हर रोज मेरे घर में बैठे रहते हैं। इनका दोस्त बेशक आज पहली बार आया हो, ये बंदर तो रोज ही आता रहता है। ठूसो सब, फ्री का ही मिल रहा है। सुमन बसंतपुर गांव में अपनी माँ शांति के साथ रहा करती थी। शांति की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। एक दिन वो काम पर जा रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी सुमन आकर उसे पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, बस कमजोरी की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया। जब कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, तो फिर काम पर जाने की क्या जरूरत है। चलिए कमरे में चलिए और आराम कीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं बेटी, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा। काम पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एक काम कर, तू मुझे थोड़ा नींबू पानी दे दे, मैं उसे पी लूं और थोड़ी सी ठीक हो जाऊं। माँ नींबू पानी तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप काम पर नहीं जाएंगी। ये कैसी जिद है तेरी? काम पर नहीं जाऊंगी तो सारा काम रुक जाएगा। कुछ नहीं रुकेगा। आप काम पर नहीं जाएंगी तो मतलब नहीं जाएंगी, बस। सुमन अपनी माँ को कमरे में बिठाकर रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद उसके लिए नींबू पानी लेकर आती है, जिसे पीकर शांति आराम से सो जाती है। जिसके बाद सुमन रसोई में जाकर अपने लिए पास्ता बनाने लगती है कि तभी उसके गांव का एक धीरू नाम का लड़का उसके पास आता है और बोलता है, दीदी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रही हो आप? धीरू तो यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कोई काम नहीं है क्या? दीदी काम तो बहुत है, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है और माँ ने कुछ बनाया नहीं है, तो सोचा आपके पास आके कुछ खा लूं। तेरी माँ कभी बनाती ही कहाँ है। रोज एक टाइम का खाना तो तू मेरे घर ही खाता है। दीदी आप मुझे ताने मार रही हो। अब मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे तू तो बुरा मान गया। अब आ गया है तो बैठ, मैं पास्ता बना रही हूँ, खा के जाइयो। नहीं दीदी, पहले आप खिला देती हो, बाद में ताना मारती हो, इसलिए अब मैं नहीं खाऊंगा। मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मजाक कर रही थी तुझसे। अब खा ले, नाटक मत कर। सुमन धीरू को पास्ता खाने के लिए देती है, जिसे खाकर वो उसकी बहुत तारीफ करता है और बोलता है, भाई मजा आया। दीदी कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, लेकिन आपके हाथों का पास्ता खाकर ना मजा आ जाता है। भूख तो पूरी की पूरी मिट जाती है और स्वाद भी पूरा मिलता है। अगर आप बुरा ना मानो ना, तो क्या आप टिफिन में मुझे पास्ता पैक करके दे सकती हो? क्यों? यहाँ खा रहा है वो कम है क्या, जो अब मैं तुझे घर के लिए दूं? मैं घर के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो रोज अलग अलग तरह का ना पास्ता खिलाता है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है मुझे वो भी। और तो और दीदी, वो तो कहता है कि उसका पास्ता ना सबसे अच्छा होता है। यही नहीं दीदी, वो तो ये भी बोलता है कि गांव वाले क्या जाने पास्ता कैसे बनता है। अच्छा, वो ऐसा बोलता है? हाँ दीदी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे पास्ता दो और मैं आपका पास्ता ले जाके उसे खिलाऊंगा। फिर उसे बताऊंगा कि हमारे गांव में ना हमारी दीदी ना सबसे अच्छा पास्ता बनाती है, और उसे पूछूंगा भी क्या उसने इतना अच्छा पास्ता कभी खाया है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे बड़े टिफिन में पास्ता पैक करके दूंगी। तो उसके साथ साथ और बच्चों को भी खिला दियो, ताकि तेरा नाम हो जाए तेरे कॉलेज में। हाँ दीदी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मुझे यकीन है आपसे अच्छा पास्ता ना यहाँ कोई नहीं बना सकता। बनाना तो छोड़ो, किसी को तो नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, अब इतनी तारीफ भी मत कर। मैं दे देती हूँ तुझे पास्ता ले जाने के लिए। सुमन इतना कहकर एक बड़े से टिफिन में उसके लिए बहुत सारा पास्ता पैक करके उसे दे देती है। कुछ देर बाद धीरू टिफिन लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त धीरज को सुमन के हाथों को बनाया हुआ पास्ता खिलाता है। यार ये पास्ता कितना टेस्टी है। इसका टेस्ट कुछ अलग ही है बाकी पास्ताओं से। तूने बनाया है क्या ये पास्ता? नहीं भाई नहीं, ये पास्ता मैंने नहीं बनाया, ये पास्ता मेरी दीदी ने बनाया है। वो बहुत अच्छा पास्ता बनाती है, उनके जैसा ना पास्ता कोई नहीं बना सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गांव में कोई इतना अच्छा पास्ता ही बना सकता है। सच में मजा आ गया खाकर, वरना एक ही तरह का पास्ता खा खा कर बोर हो गया था मैं। भाई तेरा तो समझ में आता है, लेकिन मेरा देख, मैं तो रोज यही पास्ता खाता हूँ। अरे मेरी दीदी ना जब भी पास्ता बनाती है मुझे बुला लेती है। यार अगर जब भी तेरी दीदी पास्ता बनाए तो मुझे भी ले चलियो। तुरंत गर्मा गर्म पास्ता खाने का मजा ही अलग है। ठीक है भाई, अब जब भी दीदी बनाएंगी ना, अब मुझे बुलाएंगी तो मैं तुझे लेके चलूंगा। धीरू इतना कहकर बाकी बचे हुए पास्ते को और लोगों में बांट देता है। सभी को सुमन के हाथों का बनाया हुआ पास्ता काफी पसंद आता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं।
बीते दिनों के साथ धीरू आए दिन कोई न कोई बहाना करके सुमन से पास्ता बनवाकर अपने कॉलेज ले जाता था और सभी को खिलाता था। धीरे धीरे सभी को उसके देसी पास्ते के टेस्ट की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने दोस्त धीरज के साथ घूमने सुमन के घर पहुंचता है और बोलता है, दीदी दीदी, आज मेरा दोस्त भी आपके घर आया है। वो आपके हाथों का पास्ता खाना चाहता है। उसे आपका देसी पास्ता बहुत अच्छा लगा। धीरू, आज मैं तुझे पास्ता बनाकर नहीं खिला सकती हूँ। आज माँ घर पर है, काम पर नहीं गई है, ऐसे ही बाहर गई है कहीं, कभी भी आ सकती हैं। और अगर उन्होंने तुझे यहाँ इसके साथ देख लिया तो वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन दीदी, मेरा दोस्त बहुत दूर से आया है। अगर आप उसे पास्ता नहीं खिलाओगी तो वो मजाक बनाएगा मेरा। धीरू, तू तो मेरे घर की हालत जानता है, हमारा घर कैसे चलता है। कई बार हमारे खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। ऐसे में अगर माँ ने मुझे दूसरों को खिलाते देख लिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। दीदी, आप जितनी देर सोचोगी उतनी देर में बना के खिला भी दोगी। धीरू के कहने पर सुमन उसका दिल नहीं तोड़ती और उसके दोस्त के लिए पास्ता बनाना शुरू कर देती है। वो दोनों को पास्ता बनाकर देती है और वो आराम से बैठकर खा रहे होते हैं कि तभी सुमन की माँ शांति वहाँ आती है और दोनों को पास्ता खाता देखकर बोलती है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाह बेटी, तू इतनी अंधी हो गई कि जहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं वहाँ तो दूसरों के पेट भरने में लगी हुई है। माँ, आप चुप हो जाइए। खाते समय किसी को नहीं टोकना चाहिए। कौन सा ये लोग रोज आते हैं। ये झूठ उससे बोल जिसे कुछ पता ना हो। मुझे सब पता है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माँ, घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करते हैं। आप अंदर तो आइए। मैं तो अंदर चली ही जाऊंगी। तू भिखारियों को खाना खिला और इन मेहमानों की क्या ही इज्जत करें जो हर रोज मेरे घर में बैठे रहते हैं। इनका दोस्त बेशक आज पहली बार आया हो, ये बंदर तो रोज ही आता रहता है। ठूसो, सब फ्री का ही मिल रहा है। शांति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद धीरज सुमन से बोलता है, दीदी मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपके घर की ये हालत हो रखी है, वरना मैं कभी धीरू को आने के लिए नहीं बोलता। तुम मेरी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। उनका दिल छोटा नहीं है, वो बस अपने घर के हालातों को देखकर परेशान है, इसलिए इतना कुछ बोल दिया है, वरना वो किसी को खाने के लिए कभी ताना नहीं मारती हैं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे माँ की बातों का बुरा नहीं लगा, बस आपकी सोच पर अफसोस है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो। आपके जैसा पास्ता पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। ऐसा पास्ता मिलना गांव में बहुत मुश्किल है। अगर आप इसका स्टॉल लगाकर बेचे तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी आपकी। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो, इस चीज को लेकर मुझसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दीदी, बल्कि आपको राय दे रहा हूँ कि आप कल से हमारे कॉलेज के आगे अपना देसी पास्ता का स्टॉल लगा कर देखो। आप खुद बोलोगी कि कितनी अच्छी राय दी है। इससे आप अपनी माँ की मदद भी कर पाओगी और आपके घर के हालात भी सुधर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं चला तो मेरी माँ मेरी जान ले लेंगी, क्योंकि पैसे खराब हो जाएंगे। दीदी, आंटी तो वैसे भी आपको सुनाती रहती है। वो तो ये सोचती है ना कि आप किसी लायक नहीं हो, और ये मौका है दीदी आपके पास ये साबित करने का कि आप बहुत कामयाब हो सकती हो। धीरू सही कह रहा है दीदी, आपको एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। बाकी हम सब है ना वहाँ आपकी मदद करने के लिए। धीरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन धीरज की बात सुमन के दिमाग में घूमती रहती है। कुछ दिन सोचने के बाद अपना खुद का एक देसी पास्ता स्टॉल धीरज और धीरू के कॉलेज के सामने खोलती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ सच में सुमन का देसी पास्ता स्टॉल अच्छे से चलने लगता है और उसके घर के हालात भी सुधर जाते हैं। सरला सुबह सुबह ही सब्जी काटते हुए अपनी बहू चमेली से कहती है, बहू, तुझे मैं कह देती हूँ, आज के बाद तुझे अपना आलस छोड़ना होगा, क्योंकि नेहा घर आ रही है और वो जितने दिन रहेगी तुझे उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। माँ जी, उसकी टेंशन ना लें आप। मुझे भी तो इस बात की खुशी है कि मैं मामी बनने वाली हूँ, लेकिन ननद जी कब तक आएंगी? शाम तक आएगी वो। और हाँ, वो यहाँ आराम मिल सके इसलिए आ रही है, तेरे घर काम करने नहीं आ रही है। इसीलिए फिर दोहरा रही हूँ कि तू अपना ये लेट लपेट उठना छोड़ दे और ज्यादा टीवी मत देख। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ननद जी को कोई काम नहीं करने दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हाँ, पुण्य तो जरूर मिलेगा, क्योंकि नेहा तेरी छोटी बहन जैसी है। अब देर शाम सरला की बेटी और चमेली की ननद नेहा का आना होता है। नेहा भी 4 महीने की पेट से थी और वो आते ही अपनी माँ सरला को कहती है, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, बस अब आराम करना चाहती हूँ। अरे तुझे काम ही कहाँ करना है, तू तो बस आराम कर, सारा काम तो बहू कर लेगी। बहू तो अब खड़ी क्यों है, जा जाकर सामान लेकर आ।
कितना अच्छा घर में शांति बनी हुई थी, लेकिन नहीं, माँ जी को तो मुझे नौकर बनाना था। बहू, जा एक गिलास दूध गर्मा गर्म लेकर आ, और जो नेहा को पसंद है खाने में वो लेकर आई हो और वही बनाई हो। माँ जी अभी नैना जी को आए हो तो आधा घंटे भी नहीं हुआ है, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दीजिए। हाँ हाँ नेहा, तो थोड़ा आराम कर ले। और तुझे अगर किसी भी चीज की दिक्कत हो तो चमेली को आवाज दे दियो। चमेली तो आलसी थी ही। चमेली भी अपनी सास के बाहर निकलने के बाद सो जाती। अब इधर जब नेहा अपनी भाभी को आवाज़ें लगाती है तो चमेली का कोई जवाब नहीं आता। अब ऐसी हालत में नेहा किचन में पहुंचती है। भाभी भी काम करके थक जाती है, कोई बात नहीं, मैं ही चाय बना देती हूँ। चमेली हॉल में सो रही होती है कि वहीं नेहा किचन में चाय बना रही होती है, और चाय बनाते हुए नेहा को पता नहीं चलता कि नेहा की साड़ी के पल्लू में आग लग गई है। आग लगी ही थी कि तभी सरला और विमला का बाजार से घर आना होता है। अरे नेहा, ये क्या हो गया? विमला, जल्दी से कपड़ा लेकर आ और आग बुझा। ये क्या हो गया है? अरे तू एक जगह खड़ी रह, कुछ नहीं होगा। अरे क्या कर रही है सरला, अपना हाथ मत जला लियो। माँ, मैंने तो देखा ही नहीं, अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो मैं जल ही जाती। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू किचन में आई ही क्यों? और चमेली कहाँ है? बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ वो सोई है, तभी मैं किचन में चाय बनाने के लिए आई। वो भी थक गई होंगी सुबह से काम करके। कौन सा काम किया है उसने सुबह से? अरे वो तो तेरे आने पर थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला भी रही है, वरना एक नंबर की आलसी है वो। अरे तो भी माँ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। अब सरला अपनी बहू को उठाती है जो कि सोफे पर पड़ी हुई खर्राटे ले रही थी, और चमेली भी हड़बड़ाते हुए उठती है। कौन? क्या हुआ? चोर? चोर? माँ जी आप मुझे घूर क्यों रही हैं? चोर को पकड़िए ना। कहीं कोई चोर नहीं है बहू। हो गया है तेरा आलस पूरा, या अभी भी सोना बाकी है? शर्म तो तूने बेच खाई है। ना तुझसे कोई काम होता है, ना तुझसे खाना ढंग से बनता है। बस एक काम तुझे दिया था कि नेहा का अच्छे से ध्यान रखियो, तुझसे वो भी नहीं हुआ। माँ जी ननद जी बच्ची थोड़ी है। हाँ आपने कहा था मुझे उन दोनों का ख्याल रखना है। हाँ तो तुझे पता है कि अभी कितना बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन टल गया। क्यों, क्या हुआ? विमला काकी ट्रक के आगे आ गई थी क्या? आप भी ना विमला काकी, ट्रक वाला भी सोच रहा होगा ट्रक के आगे ट्रक कहाँ से आ गया। अब मैं अपने आप को बचाऊं या इस ट्रक को? सरला, तू देख रही है ना अपनी बहू को, इसका दिमाग काम से ज्यादा फालतू बातों में चलता है। अब उठ भी जा, यहाँ तेरे सामने तेरी सास, पड़ोसन, नंद सब लोग खड़े हैं। जितना सोती है उतना ही खाती भी है। अब जाकर काम कर ले और नेहा के लिए कुछ अच्छा बना दे। अब चमेली भी काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और नेहा भी अपने कमरे में। ऐसे ही इस बात को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद चमेली सीढ़ियों पर पोंछा लगा रही होती है। तभी उसे कोई दूसरा काम याद आता है और वो पोंछा और बाल्टी को वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी सरला अपनी बहू के कमरे में आ रही होती है और वो फिसलकर सीधे नीचे जाती है। हाय, ये मेरी कमर टूट गई। ये औरत अपने आलस के चक्कर में किसी दिन मुझे यमलोक पहुंचा के रहेगी। अरे बहू, कहाँ मर गई तू? अरे मेरी कमर टूट गई। माँ जी मैं पोछा लगा रही थी, आप ही देख कर नहीं चलती हो, फिर मैं कोई दूसरा काम करने लगी। बस मुंह देखती रहेगी या उठाएगी भी मुझे? भाभी अभी क्या जरूरत थी पोछा और बाल्टी को सीढ़ियों पर रखने की? माँ आप ठीक तो हैं? उठिए ध्यान से, आइए सोफे पर बैठिए। बहू, ये सब तेरे आलस का नतीजा है। अभी तुझे अपनी बहन से क्या बात करनी थी जो तू ये काम छोड़ कर गई? ये सब तेरी आलस की वजह से हुआ है। नेहा तो ये सब देखकर परेशान थी, और वो जब से आई थी तब से अपनी भाभी के आलसपनी को देख ही रही थी। बल्कि वो डर भी रही थी कहीं उसकी भाभी को कोई काम बोल जाए और वो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उसे लेने के देने पड़ जाए, और इस वजह से नेहा खुद ही अपने काम करने में लगी थी। अरे नेहा, तू क्यों यहाँ आई? मुझे कह देती, मैं तुझे खाना निकाल कर दे देती तेरे कमरे में। नहीं माँ, मैं पूरे दिन बैठे बैठे भी थक जाती हूँ, अब क्या करूँ? थोड़ा इसी बहाने चलना भी हो जाता है। हाँ नेहा, थोड़ा चलना फिरना भी चाहिए ना, वरना बैठे बैठे तो आप आलसी हो जाओगी और बच्चे पे भी असर पड़ेगा। हाँ भाभी, इसीलिए भी मैं ऊपर नीचे कर लेती हूँ। तुझसे तो कम ही आलस है पूरे घर में। जहाँ जाती है वहीं रह जाती है। बाथरूम में जाएगी तो वहाँ सो जाएगी, चाय बनाने जाएगी तो किचन में झपकी ले लेगी। तुझे शर्म तो कुछ रह ही नहीं गई है। अरे माँ जाने दो, आप हर वक्त उन्हें आलसी आलसी कहकर आलसी ही बना रही हो और कुछ नहीं। सरला भी अपनी बहू के आलसपने से काफी परेशान थी, लेकिन नेहा भी प्रेगनेंसी की हालत में चल फिर
अपना काम कर ही लेती थी। एक रोज सरला विमला के घर गई होती है। चमेली काम करते करते सोफे पर टीवी देखते हुए अपनी आंखें बंद किए बैठी होती है। तभी सरला के घर का दरवाजा खुला देख एक बहरूपिया साधु के भेष में सरला के घर में घुस जाता है। कोई आ गया है, लेकिन कौन था? भाभी तो सोफे पर सोई है, काम छोड़कर माँ यहाँ है, तो कौन गया है वहाँ से? कुछ देर बाद ही नेहा जब अपनी माँ के कमरे में जाती है, वो चोर नेहा के गले पर चाकू रख देता है और नेहा डर से चिल्लाने लगती है। भाभी बचाओ मुझे, भाभी, माँ, माँ। कौन? अरे तुम कौन हो? ननद जी कौन है ये? घर में कैसे घुसा? कहीं ये गेट खुला तो नहीं था और फिर कहीं कोई घुस गया हो? चिल्लाने की कोशिश मत कर दियो, वरना गला काट दूंगा इसका, समझी क्या? अरे छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए? इधर विमला उस चोर को सरला के घर में जाता देख लेती है और जब सरला और विमला वहाँ जाते हैं तो सरला भी अपनी बेटी की गर्दन पर चाकू रखा देखकर काफी डर जाती है। तुम्हें जो चाहिए सब ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करो। ये कान का, गले का, अंगूठी सब ले जाओ। हाँ हाँ, नेहा को छोड़ दो। माँ जी, ये सब मेरे आलसपन के कारण हुआ है। मैं ही दरवाजा खोलकर सो गई थी, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। चोर अभी नेहा के गले पर चाकू रखे हुआ था और ये देख सरला चोर के हाथ पर टेबल पर रखा फूलदान मार देती है, जिससे उसके हाथ से चाकू छूट जाता है और विमला और सरला और चमेली मिलकर उसकी अच्छे से पहले कुटाई करते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहीं चमेली को भी अपने आलस बने से काफी सीख मिलती है। माँ जी, मैं अपनी प्रेग्नेंट ननद की देखभाल ढंग से नहीं कर पाई और ये सब मेरे आलसपन के कारण हुआ है। मैं कितनी बुरी हूँ, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा आलस कभी नहीं करूँगी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अकल तो आई तुझे। और उस दिन के बाद चमेली अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती है और अपने आलसपन को भी खत्म कर देती है। कुछ महीनों बाद ही नेहा को एक खूबसूरत सी बेटी होती है और सरला भी बहुत खुश थी कि वो अब नानी बन गई है। काव्या एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी, जिसे शुरू से ही अपने पैरों से बड़ा प्यार था। जब देखो वो नई नई फुटवियर लाया करती, कभी फ्लैट तो कभी हिल्स, कभी जूती तो कभी शूज। काव्या के पापा का ट्रांसफर नया नया इंदौर शहर में हुआ था और काव्या को इंदौर आए पूरे 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि घर की सेटिंग होते ही वो सबसे पहले अपने लिए फुटवियर लेने जाएगी। एक दिन वो खुद से बोलती है, यार हमको यहाँ आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, अब तो मुझे खुद के लिए कुछ शॉपिंग करने जाना चाहिए। आखिर मेरे खूबसूरत पैरों को भी तो कुछ खरीद कर दे देना चाहिए ना मुझे इस नए शहर में। इतना सोचकर काव्या अपनी सबसे सुंदर सैंडल पहनकर मार्केट घूमने के लिए निकल जाती है और जाते हुए उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ एक लड़का खड़ा होता है। वो उसके पास जाकर बोलती है, भैया सर, आपके पास जो भी ट्रेंडी सैंडल्स हो जल्दी से मेरे लिए निकाल दो, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके बाद वो लड़का काव्या को वहाँ पर रखी सैंडल पहनाकर ट्राई करने लगता है और मन में बोलता है, सूरत तो बहुत देखे सुंदर, लेकिन पाँव पाँव पहली बार देख रहा हूँ सुंदर। इसके पाँव तो बहुत अच्छे हैं, कितने सुंदर है, मुलायम और नाजुक। आदि को ऐसा खोया देखकर काव्या को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे इतना ज्यादा क्यों देख रहा है, तो वो उससे एक सवाल करती है, हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? सैंडल्स दिखानी है तो दिखाओ, वरना मैं किसी और शॉप पर जाऊँ। अब मैडम जी, मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा ना कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। आदि की ये बात सुनकर काव्या शर्मा जाती है और अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद आदि बोलता है, वैसे मैडम, मैं यह काम नहीं करता, पर जूते लेने आया था। पर आप जैसी खूबसूरत अप्सरा के सुंदर सुंदर मुलायम पाँव दिख जाएं, हाय, मैं तो कहता हूँ फिर तो मैं दुकान ही खोल लूंगा इसकी। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, मुझे लगा कि आप यहाँ काम करते हो। अरे कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने आपसे बात तो हुई। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे अपना नंबर दोगी? जिसके बाद काव्या अपना नंबर आदि को देकर मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर उसके बारे में सोचते हुए बोलती है, हाय राम रे, मैं कितनी पागल हूँ, ना जाने उन्हें क्या क्या समझ बैठी। चलो इसी बहाने मुलाकात तो हुई। वहीं दूसरी ओर आदि भी काव्या के बारे में सोचते हुए बोलता है, यार कितनी सुंदर और प्यारी लड़की थी, क्या खूबसूरत पाँव थे उसके, मैं उन कदमों में पूरी जिंदगी बिता दूं। आज तो उसने मुझे दुकानदार समझा है, आगे पता नहीं क्या क्या समझेगी। हाय, क्या मुलाकात थी। जिसके बाद आदि और काव्या आए दिन बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद अपने प्यार की खबर वो अपने घर वालों को दे देते हैं, जिसके बाद उनके घर वाले भी उनकी शादी करवा देते हैं।
काव्या ने शादी तो कर ली, लेकिन एक बात किसी को नहीं बताई थी कि उसके फूल जैसे पैर सर्दियों में कांटों का रूप ले लेते हैं। यानी आदि ने जिन पैरों को फूल समझकर पसंद किया था, जल्दी वो उसके सामने कांटों के रूप में आने वाले थे। उनकी शादी को कुछ महीने हो जाते हैं और सर्दी का मौसम आ जाता है। एक सुबह काव्या जब बेड से उठकर अपना जमीन पर पैर रखती है तो वो बोलती है, ओह नॉट अगेन, ये पैर तो फिर से फटने लगे। काव्या कुछ कर इससे पहले कि तेरा पति तेरे पैरों को ऐसे देख ले। इतना कहकर वो अपने पैरों को देखती है और पाती है कि अब पैर उसके पहले से भी ज्यादा फटे हुए हैं और वो परेशान होकर जल्दी से आदि की जुड़ा पहनकर बोलती है, चाहे जो हो जाए, आदि को मेरे पैरों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। उनको मेरे पैर बहुत पसंद है। अगर उन्होंने अब मेरे पैर देखकर मुझे छोड़ दिया तो नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने में ही आदि आता है और काव्या को जुराब पहने देखकर बोलता है, जान, ये तुमने जुराब क्यों पहने? अभी तो इतनी भी सर्दी नहीं आई। बेबी आपको मेरे पैर पसंद है ना? अब मैं जुराब नहीं पहनूंगी तो ये गंदे तो हो जाएंगे और ठंड है इसलिए पहनी। इतना सुनकर काव्या वहाँ से चली जाती है और आदि अपने काम पर निकल जाता है। शाम को आदि घर पर आता है और काव्या उसे देखकर सोचती है, ओह अब मैं क्या करूंगी? अगर ये मेरे साथ सोए और इन्होंने मेरी फटी एड़ी महसूस कर ली तो दिक्कत हो जाएगी। जिसके बाद काव्या आदि से फिजूल में झगड़ा करके अपना बिस्तर उठाकर ड्राइंग रूम में सोने चली जाती है और सुबह उसे ड्राइंग रूम में सोता देखकर उसका ससुर दुर्जन कहता है, अरे बेटी, आदि से झगड़ा हुआ है क्या? मुझे बताओ, उसके कान के नीचे दो देता हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं पापा जी, वो बस मेरा मन था तो सो गई। आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। देखो बेटी, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। अगर वो तुमसे झगड़ा करता है तो उसे कमरे से बाहर निकालो। तुम मत बाहर आया करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे तुम्हारे बाप समान हूँ, मेरी बात मानना, ठीक है? हाँ जी पापा जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काव्या अपने पैरों को छुपा कर रखती है और आदि से रोज रोज की लड़ाई करती और सारा दिन प्यार से बात करती। एक दिन आदि मन में सोचता है, ये काव्या का हो क्या गया है? अचानक से रात को ऐसे ऐसे बातें करती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने। एक काम करता हूँ, इसे ना सैंडल खरीदने के लिए लेकर जाता हूँ, खुश हो जाएगी। जिसके बाद आदि काव्या को आवाज देता है और काव्या के आने पर उससे कहता है, काव्या तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए ना नई नई सैंडल्स लूंगा और तुमको जितनी चाहिए होगी ना मैं उतनी दिलाऊंगा तुम्हें। चिंता मत करना पैसों की, तुम्हारे पति के पास पैसा बहुत है। वाओ, आप रुको, मैं बस अभी तैयार होकर आई। काव्या ये सुनकर खुश हो जाती है और तैयार होकर जाने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए वो बोलती है, अगर इनके साथ सैंडल लेने गई तो इनको मेरे फटे हुए पैर दिख जाएंगे और ये मुझे छोड़ देंगे। इतना सोचकर काव्या आदि से कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना कोई सैंडल लेने, नहीं चाहिए मुझे। पर क्यों, क्या हो गया ऐसा? अभी तो तुम कह रही थी जाना है तुम्हें, अब क्या हो गया? अब क्यों कह रही हो कि तुम्हें मेरे साथ कहीं नहीं जाना है? मुझे कोई गवाही नहीं देनी, लेकिन बस मुझे कहीं नहीं जाना। आपको कहीं जाना है तो आप चले जाओ। पर तुम्हें मेरे साथ जाना है, अकेले थोड़ी जाना है। परवर कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना। आपको जहाँ जाना है जाओ। इतना कहकर काव्या किचन में चली जाती है और आदि उदास हो जाता है और अपने मन में धारणा बना लेता है कि शायद काव्या अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद वो बाहर जाकर कुछ देर बाद वापस आता है और काव्या को कुछ पेपर देते हुए काव्या से कहता है, ये लो काव्या, अब तुम खुश रहोगी और मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगा। ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तलाक के पेपर है। मैं जानता हूँ शायद तुम मुझे अब पसंद नहीं करती और मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दबाव में मेरे साथ रहो, इसलिए ये रिश्ता खत्म ही कर देते हैं। आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहूंगी? आप कैसी बात कर रहे हैं? ना तुम मेरे पास आती हो, ना साथ में कहीं जाती हो, रोज रात को झगड़ा करती हो। इन सब का क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना? जिसके बाद काव्या हार मान लेती है और अपनी जुराब उतारकर अपने पैर आदि को दिखाते हुए बोलती है, मेरे पैरों का हाल सर्दियों में ये हो जाता है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुमने मुझे मेरे पैर देखकर ही पसंद किया था, इसलिए मैं तुमसे ये बात छुपा रही थी। अरे ओ पागल लड़की, तुम पागल वागल हो क्या? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पाँव कैसी भी रही मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इसलिए कहता था ताकि तुमको अच्छा लगे। सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी
कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दो। मैंने दिल से तुम्हें चाहा है, तुम्हारे पाँव को नहीं। इतना कहकर आदि काव्या को गले लगा लेता है और काव्या की फटी एड़ी को डॉक्टर की प्रिस्क्राइब टैबलेट से ठीक करवा देता है, जिसके बाद काव्या की एड़ियां फिर कभी नहीं फटती और उसके पैर फिर से एक बार फूलों की तरह सुंदर हो जाते हैं। आरती और पूजा देवरानी जेठानी थी। आरती शहर से थी और पूजा गांव से, जिसके चलते आरती हमेशा पूजा पर रौब झाड़ती रहती। एक दिन पूजा अपने कमरे से नीचे आती है, तभी उसकी जेठानी आरती उससे बोलती है, हो गई महारानी जी आपकी नींद पूरी। अगर सोने से तुम्हारा पेट भर गया हो तो हमारे पेट भरने का इंतजाम भी कर दो। जी जेठानी जी, अभी करती हूँ। वो हमारी आँख लग गई थी, रात में ठीक से सो नहीं पाए थे ना, इसलिए। नींद आएगी भी कैसे? गांव में चारपाई पर सोने वाली तुम, शहर आकर तुम्हें बेड और नर्म गद्दा जो मिल गया। जेठानी जी, आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं का? बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसकी इज्जत होती है। जब तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती क्या करूंगी मैं? बोलिए जेठानी जी, आप चुप काहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही थी, बस तुम्हें बता रही थी कि गांव में तुम चारपाई पर सोती थी और यहाँ बेड पर सोती हो। कई बार जगह चेंज होने पर भी नींद आती है ना, इसीलिए। फिर ठीक है, क्योंकि हम गांव से भले ही आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और यहाँ पर जो बेड है वो हमारे घर के नौकरों को सोने के लिए दिया जाता है। अच्छा, तुम बड़े घर से आई हो तो अपने साथ दहेज में कुछ लाई क्यों नहीं? खाली हाथ की चली आई? जेठानी जी, आप हमेशा मुझे सास की तरह ताने क्यों मारती रहती हैं? मुझे ऐसा लगता है आप मेरी जेठानी नहीं बल्कि मेरी सास हैं। मैं ताने नहीं मार रही हूँ, बल्कि जो लोग तुम्हारी खाली हाथ आने के बाद बोल रहे थे ना, उनकी बातें तुम्हें बता रही हूँ। बाकी मुझे तुम्हारे दहेज से क्या लेना देना, लाओ चाहे मत लाओ। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका तो काम ही है बोलने का और दूसरों के घर में आग लगाने का। इसके सिवा उन्हें काम ही क्या है? ठीक है, अब तुम वो सब छोड़ो, जल्दी से मेरे खाने के लिए कुछ लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, पहले मस्त अदरक वाली चाय बना दो, फिर खाना बनाना। इतना तो सास भी रोब नहीं झाड़ती जितना ये जेठानी होकर झाड़ती है। जी जेठानी जी, अभी बनाती हूँ। आरती इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और पूजा रसोई में खाने की तैयारी करने लगती है। तभी पूजा का पति सूरज रसोई में आ जाता है। क्या बना रही हो बेबी? देखिए, मुझे ये बेबी मत बोला कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई बच्ची नहीं। बेबी तो मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, और सभी लोग आजकल अपनी पत्नी को बेबी कहते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता आप मुझे बेबी बोलते हैं, कुछ और कहकर बुला लिया करिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो बाबू। आज खाने में क्या बना रही हो? देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या बेबी बाबू लगा रखा है आपने? आपको हमें बुलाने का कोई और अच्छा नाम नहीं मिल रहा है क्या? क्या ही करेंगे आप? और हे भगवान, इस औरत को समझा पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई, क्यों मैंने इस गवार से शादी की। आपने मुझे गंवार बोला, मैं आपको गंवार लगती हूँ? आप चुपचाप चले जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ का ये बेलन आपको लग जाए। सूरज और पूजा आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी आरती वहाँ आ जाती है और पूजा की बात सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा को गुस्सा करते हुए बोलती है, देवरानी जी, ये क्या तरीका था अपने पति से बात करने का? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम्हें अपने पति से बात करने की कोई तमीज नहीं है? जेठानी जी, वो यूं ही मुझे परेशान कर रहे थे। हस्बैंड और वाइफ में ये सब चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पति की बेइज्जती करोगी। आगे से मैं तुम्हें अपने देवर जी के साथ ऐसे बात करते हुए देख ना लूं। और देवर जी, आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? भाभी मैं तो जा ही रहा था, बस नाश्ता करने के लिए यहाँ आ गया था, लेकिन यहाँ नाश्ता तो मिला नहीं, कुछ और मिल गया। कोई बात नहीं, आप ऑफिस में जाकर कुछ खा लेना, वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नहीं जेठानी जी, देर नहीं होगी, नाश्ता बस तैयार ही हो गया। देवरानी जी, अभी तक आपसे एक कप चाय तो बनाई नहीं गई, तो नाश्ता क्या ही बनाया होगा आपने? भाभी सही कह रही है। अच्छा, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, अभी निकलता हूँ। सूरज पूजा की बात काटकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जो चीज पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन आरती और सूरज एक साथ घर लौटते हैं। तभी आरती उन्हें साथ में देखकर बोलती है, तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? जेठानी जी, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? मैं किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं बल्कि अपने पति के साथ ही तो घर वापस आई हूँ। हाँ देवरानी जी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपने पति के ही साथ जा रही हो और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बताना तो चाहिए ना कि तुम देवर जी के साथ हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बाजार बोलकर गायब भी हो गई एकदम से तुम तो।
जेठानी जी, मैं तो सब्जी लेकर वापस ही आ रही थी, तभी रास्ते में सूरज जी मिल गए तो मैं इनके साथ ही वापस आ गई। हाँ भाभी, वो आज जल्दी छुट्टी हो गई थी तो जल्दी आ गया। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अपने कमरे में। सूरज और पूजा अपने कमरे में चले जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी सूरज उससे पूछता है, अब तुम्हें क्या हो गया? अभी मार्केट में तो बहुत अच्छी भली बात कर रही थी। मैं अपनी सास जैसी जेठानी से परेशान हो गई हूँ। इतना तो किसी की सास रोब नहीं झाड़ती होगी जितना मेरी जेठानी झाड़ती है। अरे जाने दो, तुम क्या क्या सोचती रहती हो। तुम्हारे आने से पहले ना वही सब कुछ करती थी, उन्हें आदत हो गई ऐसे बर्ताव करने की। लेकिन मुझे ये चीज नहीं पसंद है। उनको ये समझाना होगा कि जैसे वो इस घर की बड़ी बहू है, वैसे ही मैं भी छोटी बहू हूँ, और मुझे हर बात पर ये रोक टोक अच्छी नहीं लगती है। देखो, मैं इस घर में ना कोई झगड़ा नहीं चाहता, तो प्लीज तुम कोई ड्रामा मत करना। जैसा हो रहा है ना होने दो। तो सर से पानी ऊपर हो ही गया है। अम्मा जी को सब बताना ही पड़ेगा कि मेरी प्यारी जेठानी जी कैसे सासू माँ की कमी पूरी कर रही है। तुम्हें सुनाई दिया ना मैंने क्या बोला है? हाँ जी, मुझे समझ में आ गया कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी। पूजा इतना कहकर अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी सास आशा को फोन करके सब बताती है, जिसे सुनकर आशा अगले दिन की ट्रेन पकड़कर घर आ जाती है और अपनी बहू पूजा को आवाज देती है। अरे बहुरिया, कहाँ गई तू? देख हम आ गए। माँ जी आप आ गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था आपके बिना। तभी तो तेरे बुलाते ही हम आ गए। हमें लगा कि हमारी बहुरिया अकेले होगी, ऊपर से तेरा फोन भी आ गया, तब हम कहाँ रुकने वाले थे। अब जब तक तू मुझे जाने को नहीं कहेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा किया माँ जी आपने, अब आप आराम से रहिए। पूजा और आशा आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी इस बात से अनजान आरती कि उसकी सास हॉल में बैठी है, वो पूजा को जोर जोर से आवाज देकर गर्म पानी लाने को कहती है, जिसे सुनकर आशा पूजा से बोलती है, ये क्या हो रहा है बहू? ये तेरी जेठानी अपने कमरे में ही गर्म पानी क्यों मांग रही है? ये नीचे आकर बोल भी नहीं सकती है क्या? माँ जी यही चल रहा है जब से मैं इस घर में आई हूँ। जेठानी जी हमेशा एक सास की तरह मुझ पर रोब झाड़ती रहती है। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक कर दूंगी, सब लाइन पे आ जाएंगे अब। अपनी सास की बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा की जगह आशा आरती के लिए गर्म पानी लेकर जाती है। अपनी सास को देखकर आरती के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलती है, माँ जी आप यहाँ, आप आने वाली है, ये मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? बता कर आना जरूरी है क्या? शायद तू भूल रही है बहू कि ये मेरा घर है, मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ। हाँ, वो माँ जी बिल्कुल, मैंने कब कहा कि ये आपका घर नहीं है या आप यहाँ नहीं आ सकती हो? कोई बात नहीं बहू, जब इंसान ज्यादा दिन तक नहीं रहता है तो लोग उसे भूलने लगते हैं और खुद को घर का मुखिया या मालिक समझने लगते हैं। ये गर्म पानी पी ले और जल्दी से नीचे आ, मेरे लिए खाना बना दे। माँ जी मैं खाना क्यों बनाऊं? देवरानी जी है ना, वो बना लेंगी खाना। क्यों? वो क्यों बनाएगी? मुझे तेरे हाथों का खाना खाने का मन कर रहा है, उसकी तरह तू भी इस घर की बहू है। आशा इतना कहकर कमरे में चली जाती है। आशा के आने के बाद पूजा को जितना सुकून मिलता है, उतना ही उसकी सास जैसी जेठानी का सुकून छिन जाता है। रूही बहुत सुंदर और प्यारी लड़की थी और उतने ही प्यारे थे उसके बाल, जो उसके घुटनों तक आते थे, जिनसे वो बेहद प्यार करती थी। पर कहते हैं ना, सुबह के साथ रात भी आती है और खुशी के साथ परेशानी भी। उसकी परेशानी थी उसके सर की जुएं, जिनसे वो बहुत परेशान थी। ऐसे एक दिन रूही की माँ शुभा उससे कहती है, अरे रूही, तुझे बदबू आ रही है क्या? मेरा तो दम घुट रहा है। आय हाय। माँ, वो बदबू मेरे बालों से आ रही है। वो मेरी सहेली सीमा है ना, उसकी देवर की बीवी के पड़ोस की भाभी ने बताया है कि अगर बालों में गाय का गोबर और मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा मिलाकर लगाते हैं ना, तो जुएं मर जाती हैं सारी। तो दिमाग से पैदल है क्या? किसी भी एरे गहरे की बात मानकर कुछ भी लगा लेती है। आज कोई कह रहा है मिट्टी लगा लो, कल को कोई कहेगा टट्टी लगा लो, तो क्या लगा लेगी? पर माँ, ये परवर कुछ नहीं, तुझे 1000 बार बोला है, एक बार गंजी हो जा, बाल आ जाएंगे। तू किसी की सुनती ही नहीं है। माँ, मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। सब मेरा मजाक बनाएंगे। आप देख लेना, इस नुस्खे से मेरे सर की सारी जुएं मर जाएंगी। जुओं का तो पता नहीं, पर अगर तूने अपना सर नहीं धोया तो मेरे हाथों से तू मर जाएगी। जा जाकर सर धो।
रूही सर धोने चली जाती है। इतनी मेहनत और लाख कोशिशों के बाद भी उसके सर की जुएं खत्म नहीं होती। और एक दिन रूही का प्रेमी दुष्यंत उससे कहता है, रूही, तुमने कहा था ना तुम्हारे सर की जुएं खत्म हो जाएंगी तो तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन तुम्हारी जुएं खत्म नहीं हो रही, लेकिन मेरी उम्र जरूर खत्म हो रही है। अरे माँ को कितना बहाना दूं? अरे मुझसे नहीं होता ये सब। अगर तुमको शादी करनी है मुझसे तो बताओ और करो, अगर नहीं करनी है तो मैं किसी और से कर लेता हूँ। नहीं दुष्यंत, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी जुओं का क्या करेंगे? अरे क्यों चिंता करती हो? हर पति पत्नी सुख और दुख तो बांटते हैं, हम जुए बांट लेंगे। रूही खुश हो जाती है और दुष्यंत को गले लगा लेती है, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी वाली रात दुष्यंत सर खुजाता रहता है और सो नहीं पाता, जिसके कारण उसकी आंखें सूज जाती हैं। सुबह के समय जब सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो दुष्यंत की माँ दुष्यंत की सूजी आंखें देखकर उससे पूछती है, क्या बात है बेटा, तेरी आंखें बड़ी सूजी हुई हैं। लगता है बहू ने सारी रात सोने नहीं दिया। रूही बेटा, मैं बड़ी मॉडर्न सास हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ, तो मेरी बातों को माइंड मत करियो। जी माँ जी। दुष्यंत अपना नाश्ता करता है और सर खुजाते हुए चला जाता है कि तभी एक जू फर्श पर गिर जाती है और नेहा ये देख लेती है। जू को उठाकर नेहा रूही से कहती है, अरे बहू, ये तो जू है। हमारे घर में जू कहाँ से आई? अरे नहीं नहीं माँ जी, जू नहीं, चींटी होगी, चींटी। बेटा, ज्यादा तेज चैनल तो बन मत और सच सच बता, ये जुएं कहाँ से आई हैं? जी माँ जी, मुझे जुएं हैं। मैंने लाख कोशिश की पर ये जुएं जा ही नहीं रही हैं। एक बात बता, कहीं तेरे घर वालों ने तेरा नाम रूही इसलिए तो नहीं रखा है क्योंकि तेरे सर में बस जुएं हैं? माँ जी प्लीज घर वालों पर मत जाइए। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मेरे आगे तो इंसान भी ना टिके, ये तो फिर भी जुएं हैं। सच माँ जी, आप मेरी जुएं खत्म करने में मेरी मदद करेंगी? मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि आप मुझे मिली। आइए गले लग जाइए मेरे। अरे दूर है दूर, जब तक जुएं खत्म ना हो जाए ना, ये चिपकना मत मुझसे। नेहा रूही को घेर कर बैठ जाती है और कंघी की मदद से उसके सर की जुएं निकालने लगती है। अब नेहा जुएं निकालती और रूही उन जुओं को मारती। ऐसे ही सुबह की शाम हो जाती, पर रूही के सर की जुएं खत्म नहीं होती, जिसके बाद नेहा और रूही दोनों थक जाते हैं और रूही नेहा से कहती है, माँ जी शाम हो गई है, मैं क्या बनाऊँ? दुष्यंत जी भी आने वाले हैं। एक काम कर बेटा, तू जीरा डाल के चावल बना ले और दाल भी बना ले। नेहा ने सारा दिन रूही के सर की जुएं निकाली होती है, जिस वजह से उसको दाल और चावल में भी जीरे की जगह जुएं दिखने लगती हैं और वो अचानक से बोल पड़ती है, कोई मत खाना ये खाना, इस खाने में जुएं हैं जुएं। इतना कहकर वो चली जाती है और थक के अपने कमरे में सोने लगती है। पर नेहा सारी रात सर खुजलाती रहती है, क्योंकि रूही की जुएं निकालते वक्त कुछ जुएं नेहा के सर में भी चढ़ जाती हैं। सुबह होती है, जिसके बाद सारा परिवार सर खुजा रहा होता है। ऐसे में अब दुष्यंत से सब नहीं होता और वो रूही से कहता है, रूही बस बहुत हुआ। अरे तुम्हारे सर में जुए नहीं है, पूरा जुओं का यूनिवर्स है। पर तुमने तो शादी से पहले कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे। कहा था साथ दूंगा, लेकिन जुए में कौन साथ देता है? अरे कम अकल हो क्या? अरे दिमाग है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे तुम्हें तो जुओं की आदत है, तुम्हें तो खुजली भी नहीं होती, लेकिन मुझे और मेरी माँ को देखो, हमारी तो हालत खराब हो चुकी है। ऐसा लगता है खुजा खुजा के मर जाएंगे। और ये क्या कम था जो अब माँ के खाने में भी नजर आने लग गई है तुम्हारे जुए? तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे सर में जुए हैं तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? अरे इन जुल्फों को कटवा दो, जान है तो जहान है। अरे मेरी माँ पागल हो गई ना तो ठीक भी नहीं हो पाएंगी। तुम चाहते हो कि मैं बाल कटवा दूं और गंजी हो जाऊं ताकि मुझे सब गंजी और टकली बोलकर मेरा मजाक उड़ाए, है ना? इतना कहकर रूही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दुष्यंत उदास होकर बैठ जाता है। इतने में ही वहाँ नेहा आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या बताऊँ माँ, रूही को मैंने वादा तो कर दिया कि हर हाल में साथ दूंगा उसका। अब आप ही देखिए ना, जुओं के कारण आपकी मेरी क्या हालत हो गई है। अब क्या करूँ, परेशान ना हूँ तो? बेटा, अगर तूने उसका साथ देने का वादा किया है तो तुझे हर पल उसका साथ देना चाहिए। पर माँ वो कैसे? एक तरीका है, पर क्या तू अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए तैयार है? हाँ माँ, बस बताओ करना क्या है। नेहा बाहर जाती है और कुछ देर बाद नाई को लेकर घर पर आ जाती है। इतने में ही दुष्यंत और रूही भी वहाँ आ जाते हैं और रूही कहती है, माँ जी ये आप नाई को क्यों लेकर आई हो? मैं ये नाई इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमें तेरे बाल कटवाने हैं और तुझे गंजा करवाना है
ताकि हमें इन जुओं से छुटकारा मिल सके। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, मुझे सब चिढ़ाएंगे वरना। चिढ़ाएंगे तब ना जब तू अकेले गंजी होएगी, तेरे साथ साथ दुष्यंत भी गंजा होगा। पर माँ जी मेरी वजह से दुष्यंत जी क्यों सजा भुगते? ठीक है आप करवा दो मुझे गंजा और दुष्यंत के बाल मत कटवाओ लेकिन। चुप करो तुम, मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया था और मैं साथ दूंगा। माँ बहुत अच्छा किया आपने ये रास्ता बता के, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ओ नाई, एक काम कर, मेरे भी बाल काट दे। ये टकले देख देख कर तो मैं बोर हो जाऊंगी। तू मेरे भी बाल काट दे, हम तीनों टकले एक साथ टाइम पास कर लेंगे। माँ जी आप सच में मेरे लिए अपने बाल कटवाओगी? मैं धन्य हूँ कि आप मुझे मिले। आइए गले लग जाइए। ओहो, तू चिपकती क्यों रहती है हमेशा? पहले बाल कटवा लेने दे, फिर चिपक लियो ढंग से। नाई तीनों के बाल काट देता है और वहाँ से चला जाता है। रूही नेहा को गले लगा लेती है। कुछ सालों बाद फिर से रूही के सर पर बाल लहराने लगते हैं और नेहा उससे कहती है, बहू अब ना अपने बालों में फिर से जुए मत होने दियो, क्योंकि मैं अब ना अपनी ब्यूटी और बालों को दान नहीं करने वाली। समझ में आई बात? इतने में ही दुष्यंत ऑफिस से सर खुजाता हुआ घर आता है और कहता है, माँ रूही लगता है मुझे ऑफिस में जुए हो गई। हे भगवान। हे भगवान निकम्मे, ये क्या किया तूने? एक तो इतनी मुश्किल से बहू के जुए से छुटकारा मिला था और अब तू पटा के आ गया। नहीं नहीं, मुझे गंजा नहीं होना अब। एक काम कर, तू यहीं से नाई की दुकान पे जा और वहीं गंजा हो जाइयो। हमारे पास जुए लाने की कोई जरूरत नहीं है।